गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र आपको आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपीएसआई संविधान से संबंधित जो सीरीज हमारी चल रही है उसका पार्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें वही प्रश्न होंगे जो यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है या किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएसआई। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वाचिंग करें। और अभी तक आपने इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करें। अगर आप किसी भी परीक्षा यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचसीएल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, संविधान पूछा जाता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें वही फैक्ट, वही एक क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई फालतू डिस्कशन नहीं, केवल वही क्वेश्चन, वही डिस्कशन होगा जो आपको आगे बेनिफिट देगा, जो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में हेल्प करेगा। तो अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचसीएल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें हिंदी या जीएस पूछी जाती है, उसको इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए है, केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। बी है, संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और आपको ये भी नीचे दिखाई दे रहा है कि यूपीएसआई का परीक्षा प्रश्न है यह। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो कौन सा होगा और आपको सटीक आंसर, जो इसका सही आंसर हो उसको करेक्ट टिक करना है। आपको तुक्का नहीं मारना है। नहीं आ रहा तो ध्यान से सुने, बट जो आंसर आ रहा है अगर आपको तो टिक करें और मन में न लें। अगर आंसर आ रहा है तो टिक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हाँ और ना के चक्कर में आते हुए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या गलत हो जाता है सॉरी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है तो ज़रूर आप ज़रूर से ज़रूर टिक करें। अगर नहीं आ रहा तो कन्फ्यूजन में तो तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह आपको माइनस मार्किंग में भी ला सकता है। पर यूपीएसआई में तो माइनस मार्किंग नहीं, अन्य परीक्षाओं में जो माइनस मार्किंग होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हिंदी भाषा के विकास सुनिश्चित करने के लिए 351 में, अनुच्छेद 351 में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। और बी, किसी भी अंतर्राज्यीय नदी, नदी घाटी या पानी का उपयोग या नियंत्रण से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो इस पर बोर्ड का गठन भी केंद्र सरकार कर सकती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी, सी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 361। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अनुच्छेद आपका सही होगा।
और आपको ये भी बताना है कि जो और 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें 4 ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, आर्टिकल जो 4 दिए हैं चीज़ें 4 में क्या क्या दिए हैं ये भी आपको बताना है। आपको बताना चाहूँगा इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए 352, ये तो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 352 ये आपका सही होगा। बट जो ऑप्शन नंबर बी दिया है 356 ये आपका राष्ट्रीय जो शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन, यह है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और सी जो दिया है अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल है। जो 360 दिया है यह फाइनेंशियल इश्यूज हैं, यानी वित्तीय आपातकाल है। तो आपको ये देखें कि जो ऑप्शन दिए तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। इससे आप समझ जाइए कि एक क्वेश्चन से आपके 3 से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? पी राष्ट्रपति, क्यू प्रधानमंत्री, आर रक्षा मंत्री। इसमें कूट दिया है, 4 कूट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आपका कूट सही है और करेक्ट है। चारों कूट जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कूट जो है वो आपका सही है। सॉरी, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, केवल बी। भारत में युद्ध करना हो तो केवल राष्ट्रपति ही घोषित कर सकता है। युद्ध करना और युद्ध की समाप्ति यह राष्ट्रपति ही घोषित कर सकता है, केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। आप जैसा दिया है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, यह युद्ध की घोषणा नहीं करते हैं, यह मंत्रिमंडल के भाग होते हैं, यह राष्ट्रपति के सहायक होते हैं, न कि युद्ध की घोषणा करते हैं। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। देश विदेशों में जो हमारे नियुक्त होते हैं, विदेशों में जो हमारे नियुक्त होते हैं, देश में राज्यपाल और विदेशों में राजदूत, वह राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और सभी काम राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। बट उसका उत्तरदायित्व जो होता है वह प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल का होता है, क्योंकि कार्य तो मंत्रिमंडल करता है बट राष्ट्रपति का केवल नाम होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र होता है, यानी अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है बट नाम मात्र। वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए कोई भी काम होता है तो राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया जाता, प्रधानमंत्री का ही नाम लिया जाता है। कोई भी गलत हो या सही हो, क्रेडिट प्रधानमंत्री को मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ये 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका 100% गलत है, जिन्होंने बी दिया है उनका भी गलत है, जिन्होंने सी दिया है उनका 100% सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और ये भी याद रखना कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति 6 महीने, अधिकतम 6 महीने तो राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है। और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति का कार्य संभालता है, राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 18 वर्ष।
तो कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सटीक और सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या डी होगा? तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यानी यदि आपको भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी ही चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसके समान योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें देता है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा या कोई नहीं, तो उसमें होगा लोकसभा। यानी लोकसभा की जो भी होता है केवल आयु को छोड़कर वह पूर्ण होना चाहिए। योग्यता जो लोकसभा की होती है वो पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, केवल आयु को छोड़कर। और प्रधानमंत्री बनने के लिए पूछे तो वह 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्य या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष है। और निर्वाचक मंडल में अपना नाम निर्वाचित करने के लिए 18 वर्ष है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हम ग्राम सदस्य की बात नहीं करें, ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में होता है, ग्राम पंचायत का, हर ग्राम पंचायत का वह सदस्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कहाँ से भारत पे कि जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। और आपको ये भी बताना है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है और किसका अतिक्रमण करेगा तो हटाया जा सकता है। यानी 3-4 क्वेश्चन बताने हैं। पहला है यूएसए, बी है यूके, सी है यूएसएसआर या डी है फ्रांस से। और ये भी बताना कि जो 4 ऑप्शन दिए इसमें क्या क्या किससे लिया गया है। इसका जो ऑप्शन तो होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। चाहे राष्ट्रपति का पद हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो, मूल अधिकार हो, न्यायिक समीक्षा हो, न्यायिक पुनर्वलोकन हो, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से लिया गया और यह अनुच्छेद 61 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में दिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जैसा दिया गया यूके से हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई है। जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वह यूके से ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से हमारा क्या लिया गया? ये जो है बंधुत्व, भाईचारा, ये कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया। यूएसएसआर, जिसे अब रसिया कहते हैं, यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये 4 ऑप्शन आपको मैंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 70 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष या डी कोई नहीं, यानी कोई सीमा नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए तो सीमा निर्धारित है 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम कितनी भी बार लड़ सकता है और किसी भी आयु का हो लड़ सकता है, 35 वर्ष से अधिक हो। इसमें सेवानिवृत्ति की कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। हाँ, अमेरिका में निर्धारित है कि आप 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में जितनी बार चाहें, जब तक आप मरे न तब तक लड़ते रहें। आपको समर्थन मिल रहा है, आपको चुनाव जीतना, लड़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूएसए में ये केवल 2 बार लिमिट है, 2 बार से अधिक आप चुनाव नहीं लड़ सकते
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है और ये भी बताना है कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। यानी एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। तैयारी वहीं से करो जहां आपको एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है, वह सभी आपके कराए जाएं। और वह कराया जाएगा आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में। अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते तो हमारा फेसबुक पेज है सफलतापुर उत्तर प्रदेश ज्ञान से, उससे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसमें हर डे पर डे एक क्वेश्चन डाला जाता है। आप कृपया उसका आंसर देने का कष्ट करें, आंसर दें और करेक्ट आंसर दें। उससे क्या होगा कि आपका पर डे अगर एक क्वेश्चन तैयार होगा तो महीने में 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और वीडियो देखें तो आपके कई हजार गुना क्वेश्चन तैयार होंगे। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राष्ट्रपति, वह आपका सही होगा। यानी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 108 के माध्यम से। अनुच्छेद 108 के माध्यम से राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है दोनों सदनों का, और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी पूछता है कि संयुक्त बैठक तो संसद का राष्ट्रपति बुलाता है, बट अध्यक्षता कौन करता है? तो वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संयुक्त बैठक का जो प्रारूप है, जो कार्यवाही होती है, किस सदन के अनुसार होती है? तो आपको बताना है कि लोकसभा। क्या बताएंगे? लोकसभा। ये भी पूछता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है या 4 दिया है, आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन होगा आपने टिक कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। और कौन कौन से अनुच्छेद है वो भी बता रहे हैं आपको। पहला है 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर है 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है। फिर है 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल दिया हुआ है। तो यह याद रखना है कि 3 है और 3 हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल है, 3 आपातकाल का वर्णन संविधान में दिया गया है। और ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल का नाम जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? वह 352 में दिया है। क्योंकि 352 कहता है कि राष्ट्रपति तभी आपातकाल लगा सकता है जब मंत्रिमंडल की सामूहिक लिखित सिफारिश हो, तभी वह राष्ट्रपति लगा सकता है। तो मंत्रिमंडल का केवल एक बार प्रयोग हुआ है 352 में। यह क्वेश्चन 100% पूछता है और यूपीएसआई में तो लगातार 4-4, 5-5 सेटों में पूछा गया है 352 मंत्रिमंडल किस में दिया गया है, मंत्रिमंडल का वर्णन है संविधान में या नहीं है, ये भी पूछता है। तो ये ऑप्शन आपका ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? यदि राष्ट्रपति शासन लगा जाता है किसी राज्य में जिसकी संवैधानिक स्थिति खराब हो, जो संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो,
तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है, सिफारिश कर सकता है कि इसमें यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुसार यह राज्य कार्य नहीं कर रहा। तो उस घोषणा तो कर सकता है राष्ट्रपति की राज्यपाल की सिफारिश पर, बट उसको संसद से अनुमोदन भी यानी अनुमोदित भी कराना तो कितने अंदर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 महीने के अंदर। यानी 2 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति शासन का जो प्रोफार्मा है उसको पारित कराना ही होगा, नहीं तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, संसद से कराना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी जितनी बार चाहे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, और 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखें, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और आपको वही फैक्ट कराए जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन कराएंगे जाएंगे जो आपको पेपर में मिलेंगे। क्योंकि पेपर जो बनाने वाला वो प्रीवियस ईयर तो देखता है। संविधान से अगर 500 क्वेश्चन है, अगर 500 आप पढ़ लिए तो कहाँ से पूछेगा बताइए? केवल लैंग्वेज तो चेंज करेगा ना, वो केवल लैंग्वेज चेंज कर सकता है, क्वेश्चन तो वही रहेगा, लैंग्वेज केवल चेंज होगा। और इस वीडियो में आपको लैंग्वेज भी सिखाया जा रहा है कि क्या क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। तो आप ध्यान रखें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मरता भी रहे तब भी लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी भारत की संविधान की व्यवस्था है कि जितनी बार चाहें आप उतनी बार लड़ सकें, बट कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो आपने, पढ़े हों न पढ़े हों कोई बात नहीं, बट 35 वर्ष आयु पूरी कर लिया हो तो आप भारत के नागरिक हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कोई हटा नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यह है कि लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए आपको, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने या डी अनिश्चित काल के लिए। तो आपको बताना है, और किस अनुच्छेद की तरह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो 123 के माध्यम से, और 213 के माध्यम से राज्यपाल करता है। 123 के माध्यम से तो राष्ट्रपति करता है और 213 के माध्यम से राज्यपाल करता है। तो यही बताना है कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वह कितनी अवधि के लिए मान्य होता है, उसके अंदर तो आपको बिल पारित कराना ही पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको दिया है बी, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए वह अध्यादेश लागू रहता है, यानी 6 महीने के अंदर आपको बिल को संसद से पारित कराना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापत्ति अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। बी, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, बी दोनों गलत है, या बी सही है, आपको ये बताना है। तो
आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसा दिया है पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है, यानी कानून के समान ही राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बी दिया है, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय होता है, 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। जिन्होंने दोनों बताया है, जिन बंदे ने दोनों आंसर करेक्ट किया है वह 100% गलत है। ये बी गलत दिया है, क्योंकि 3 महीने नहीं होते, 3 सप्ताह नहीं होता है, वह 6 सप्ताह होता है, यानी 42 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी केवल ए सही होगा। जो वक्तव्य ए दिया गया है केवल ए आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, या डी संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कौन बताना कि कौन सा सही होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है ये आपका सही है। संसद के सदस्यों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों, दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत भाग नहीं ले सकते। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलते हैं, अभी क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बाकी हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किस कारण? ए विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या डी संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है, किसके द्वारा चलाया जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो आपको ऑप्शंस बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डी संसद द्वारा, ये आपका सही होगा। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो आप उस पर महाभियोग ला सकते हैं अनुच्छेद 61 के माध्यम से। अनुच्छेद 61 के माध्यम से आप महाभियोग ला सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, सी अपने सचिव के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या डी राज्य मंत्रीगण। तो इसमें आपको बताना है कि जो कैबिनेट है उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या अर्थ है, उसमें क्या होगा। स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑप्शन पे आपको सही ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ये आपका सही होगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जैसा ऑप्शन दिया है, ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी नौकरशाही। तो आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट और 100% सही है, आपको टिक करना है। और ये भी बताना है, इसमें तो पूछा है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें है, और ये भी बताना है कि नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें है और किस अनुच्छेद के माध्यम से, ये भी बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका तो होगा प्रधानमंत्री, यानी वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और यदि नाम मात्र पूछे तो राष्ट्रपति होता है, और यदि अनुच्छेद भी पूछता है तो अनुच्छेद 53 के माध्यम से। अनुच्छेद 53 में यह दिया गया है
कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। यदि हमें प्रधानमंत्री बनना है तो कितनी आयु पूरी कर लेनी होगी? यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनना जरूरी है, न्यूनतम आयु तो वही है ना। तो लोकसभा सदस्य बनने की भी न्यूनतम आयु वही होगी जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है 25 वर्ष, यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष की आयु पूरी करनी ही होगी आपको। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष आयु पूरी करनी होगी। विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष आयु पूरी करनी ही होगी आपको। और यदि पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपको 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। यदि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होना चाहिए। यदि पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है या पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री को ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह है और आपको 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में क्या होता है? इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, न कि उसका चयन होता है। यह ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बहुमत दल का नेता। राष्ट्रपति की नियुक्ति होता है या चयन होता है, तो आपको बताना है कि नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, नहीं, नियुक्ति होती है। यह ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा 100%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी संसद। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, या इंडिविजुअली यानी प्रति व्यक्तिगत किसके रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आपको बताना है। ये दोनों आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शंस में आपको टिक करना है कि सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वह तो सामूहिक रूप से अगर पूछे तो लोकसभा के प्रति, अगर इंडिविजुअली पूछे व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति। इसका आंसर तो सी है, ए है लोकसभा। अगर व्यक्तिगत पूछे तो राष्ट्रपति आपको लगाएंगे, अगर सामूहिक पूछे तो आप लोकसभा लगाएंगे। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये आपको पूछ रहा है। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो हमको लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यह आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 30, 40, 50, 60। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन होगा, इसका तो ऑप्शन अपना आपका सी होगा, क्योंकि ये लोकसभा पूछा है। अगर आपको राज्यसभा और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है पर लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिमंडल को अब इस्तीफा देना होता है। और क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो विघटित होती नहीं है, लोकसभा ही विघटित होती है, तो लोकसभा में ही इसको लाया जाता है। लोकसभा सभा को निचला सदन कहा जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में है, और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। उच्च सदन राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका ये बता दें कि अगर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन? ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, या डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जानिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही महान्यायवादी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पे की जाती है, यानी मंत्रिमंडल के सलाह पे की जाती है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। और मतलब स्टेट की पूछे तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ, स्टेट का पूछे तो स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में, और अटॉर्नी जनरल होते हैं देश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा से भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में सही है? ए पी दिया है, अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान्यायवादी के पास भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। क्या ये सही है? हाँ, ये 100% सही है। बी दिया है, महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या यह सही है? कौन कौन इसको सही बता रहा है? हाँ, ए भी सही है, बी भी सही है, क्यू भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पी और क्यू, यानी पी और क्यू दोनों सी में ही दिया है ना, तो पी और क्यू दोनों आपका सही होगा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में ये दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1947, बी 1952, सी 1949, या डी 1950। ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आँख मूंद के भी अगर लगाना चाहें, सुनने और लगाएं ऑप्शन, बिना ऑप्शन के, तभी आप लगा सकते हैं इसका आंसर। सभी को मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी, वो आपका सही होगा, 1952। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, और लोकसभा का भी गठन उसी समय हुआ था। प्रथम सरकार भी हमारी 1952 में हुई थी। 1951 में चुनाव होता, 52 में तक चुनाव चला था। अगर पूछता कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 52 में ही बताएंगे, और 52 में ही हमारी लोकसभा की सरकार बनी थी, चुनी हुई सरकार बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसके पहले मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सभी बताया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा आपका सही होगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ये आपका सही होगा। यानी अगर आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। 25 वर्ष अगर है तभी आप लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, कब? ए दिया है, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, या सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा भंग कब होती है? या तो प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत ना हो, यही होता है ना, या तो वह विश्वास अपना खो दे,
और कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। बट ये पूछ रहा है किसकी सिफारिश पर, नहीं यही सॉरी, ये पूछ रहा है कि कब भंग किया जा सकता है, यानी कार्यकाल 5 वर्ष से पहले कब भंग किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, अगर मंत्रिमंडल पूरा सामूहिक लिखित दे दे कि हम सरकार नहीं चला सकते, हमें बहुमत नहीं है, तो वह लोकसभा के कार्यकाल को भंग कर सकता है। और ये नहीं है कि कि यह कह दें कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं, ये नहीं। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो इनको भंग करके दूसरे को दे सकता है। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, और अंतर्गतवा देखा जाए तो 60 लगभग क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो UPSI, UPSSC, SSCGD, SSC CGL, SSC HCL या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें GS और हिंदी पूछी जाती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने महत्वपूर्ण कमेंट को ज़रूर करें जिससे हमको और भी बेहतर सुझाव मिल सके और बेहतर वीडियो बनाने में लाभ मिल सके। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर टैग कर सकते हैं, और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 6 के साथ, 7 के साथ, नहीं सॉरी ये 5 है, 6 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक कार्य के लिए बाहर न निकलें। अगर आपको आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं और डबल मास्क लगाएं। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तभी बाहर निकलें, अथा अनावश्यक बाहर आप न निकलें। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और हम आपको पर डे एक वीडियो तो ज़रूर ही मिलेगी। और सोच रहे हैं कि कल से आपको हिंदी की भी वीडियो कराई जाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में UPSI या किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।